हेलो गाइस, माय न्यू स्टोरी। त्रियम जब नहाकर बाहर निकला तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके बेड पर बैठी हुई है। उस लड़की ने स्मोकी आईज वाले मेकअप पर डार्क शेड्स की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जो कि उसे और बोल्ड बना रही थी। उस लड़की ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसके सीने के उभार हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, जो उसे और सेक्सी लुक दे रहे थे। त्रियम जब बाल पोंछते हुए बाहर निकला तो उस लड़की को देखते ही कुछ पल वहीं ठहर गया। उसकी नज़र उस लड़की की आंखें और उसके होठों से होते हुए उसके गले पर, फिर उसके सीने पर जाकर जम सी गईं। इस वक्त उसकी नज़रें उस लड़की के सीने पर थी। वो लगातार उसके सीने की ओर ही देखे जा रहा था। जब उस लड़की ने त्रियम की नज़रों का पीछा किया तो उसने उसकी नज़र अपने उभारों पर पाई, तो उसने तिरछी स्माइल कर खुद को थोड़ा और झुका लिया, जिससे उसके आधे उभार और दिखने लगे थे। जब त्रियम की नज़रें उसके आधे खुले उभारों पर गई तो पता नहीं क्यों उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और फिर मिरर के सामने जाकर अपने बाल पोंछने लगा। जब उस लड़की ने त्रियम का ऐसा बिहेवियर देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। वो तुरंत उठकर उसके पास आई और उसके हाथों से तौलिए को लेकर एक तरफ फेंक दिया और खुद उसको दीवार के सहारे टिकाकर उसके ऊपर झुकते हुए बड़ी ही बेशर्मी से बोली, डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह, कम ऑन बेबी किस मी, आज की पूरी रात सिर्फ हमारी। वाई आर यू शाइंग, लेट्स डू इट बेबी, यू विल डेफिनेटली सेटिस्फाइड मी, कम ऑन स्वीट हार्ट टेस्ट मी। त्रियम जब नहाकर बाहर निकला तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके बेड पर बैठी हुई है। उस लड़की ने स्मोकी आईज वाले मेकअप पर डार्क शेड्स की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जो कि उसे और बोल्ड बना रही थी। उस लड़की ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसके सीने के उभार हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, जो उसे और सेक्सी लुक दे रहे थे। त्रियम जब बाल पोंछते हुए बाहर निकला तो उस लड़की को देखते ही कुछ पल वहीं ठहर गया। उसकी नज़र उस लड़की की आंखें और उसके होठों से होते हुए उसके गले पर, फिर उसके सीने पर जाकर जम सी गईं। इस वक्त उसकी नज़रें उस लड़की के सीने पर थी। वो लगातार उसके सीने की ओर ही देखे जा रहा था। जब उस लड़की ने त्रियम की नज़रों का पीछा किया तो उसने उसकी नज़र अपने उभारों पर पाई, तो उसने तिरछी स्माइल कर खुद को थोड़ा और झुका लिया, जिससे उसके आधे उभार और दिखने लगे थे। जब त्रियम की नज़रें उसके आधे खुले उभारों पर गई तो पता नहीं क्यों उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और फिर मिरर के सामने जाकर अपने बाल पोंछने लगा। जब उस लड़की ने त्रियम का ऐसा बिहेवियर देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। वो तुरंत उठकर उसके पास आई और उसके हाथों से तौलिए को लेकर एक तरफ फेंक दिया और खुद उसको दीवार के सहारे टिकाकर उसके ऊपर झुकते हुए बड़ी ही बेशर्मी से बोली, कम ऑन बेबी किस मी, आज की पूरी रात सिर्फ हमारी। वाई आर यू शाइंग, लेट्स डू इट बेबी, यू विल डेफिनेटली सेटिस्फाइड मी, कम ऑन स्वीट हार्ट टेस्ट मी। जब उस लड़की ने त्रियम का ऐसा बिहेवियर देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। वो तुरंत उठकर उसके पास आई और उसके हाथों से तौलिए को लेकर एक तरफ फेंक दिया और खुद उसको दीवार के सहारे टिकाकर उसके ऊपर झुकते हुए बड़ी ही बेशर्मी से बोली, कम ऑन बेबी किस मी, आज की पूरी रात सिर्फ हमारी। वाई आर यू शाइंग, लेट्स डू इट बेबी, यू विल डेफिनेटली सेटिस्फाइड मी, कम ऑन स्वीट हार्ट टेस्ट मी। त्रियम ने उस लड़की को धक्का देकर बोला, शाशा गो अवे फ्रॉम हियर, आई डोंट नीड एनीबडी इन माई लाइफ, आज मूड भी नहीं है, सो प्लीज यू जस्ट गो। इतना कहकर वो अपने रूम से जुड़े हुए बार में चला गया। वहां पर हर तरह की वाइन रखी हुई थी और सब एक से बका एक महंगी ब्रांडेड थी। उसने एक बोतल उठाई और फिर ट्रक से ग्लास निकालकर उसमें वाइन डाली और उसमें आइस क्यूब भी डाली और लेकर बाहर आ गया। जब बाहर आया तो उसने देखा कि शाशा ने अपनी ड्रेस चेंज कर ट्रांसपेरेंट 3 पीस नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें उसके हर बॉडी पार्ट का शेप आसानी से दिखाई दे रहा था। शाशा उसके पास आई और उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, ओह डार्लिंग, आई वान्ना डिलाइट यू, और रही बात मूड की तो वो तो मैं यूं ही बना दूंगी, उसने चुटकी बजाते हुए कहा। इतना कहकर शाशा ने म्यूजिक ऑन कर दिया और फिर त्रियम के पास जाकर उसके सामने हॉन्ट कर देती है। गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी कसूर नज़र का है। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी कसूर नज़र का है। त्रियम धीरे धीरे वाइन का घूंट लगाते हुए शाशा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। त्रियम को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसका पैंट टाइट हो रहा है।
उसके बाद त्रियम मुस्कुराते हुए साशा के हॉन्ट में अपना हॉन्ट दे देता है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी तुमको, मैं चुरा लूंगी तुमसे, दिल में छुपा लूंगी X2। साशा उसके हॉन्ट को थामते ही तुरंत उसे अपने पास खींच लेती है। फिर साशा त्रियम का हॉन्ट अपनी कमर पर रखते हुए अपने चारों ओर लपेट लेती है। तुमसे पहले तुमसा कोई हमने नहीं देखा। X2 तुम्हें देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। साशा के ऐसा करते ही त्रियम उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके एक पैर को अपनी कमर के ऊपर लपेटकर उसे गोल गोल घुमाते हुए डांस करता है। साशा तुरंत त्रियम के अगल बगल उससे फ्लर्टी करने के अंदाज में उसके पूरे बॉडी को छूते हुए उसके अगल बगल चक्कर लगाने लगती है। साशा तुरंत त्रियम के अगल बगल उससे फ्लर्टी करने के अंदाज में उसके पूरे बॉडी को छूते हुए उसके अगल बगल चक्कर लगाने लगती है। लास्ट में साशा उसके कंधे पर अपना पैर रखकर उसके गाल पर किस करते हुए आगे की लाइन गाती है। साशा तुरंत अपनी नाइटी को अनजिप कर त्रियम की ओर बढ़ती है तो त्रियम मुस्कुराते हुए साशा को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम से ही अटैच्ड मिनी स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त साशा सिर्फ बिकिनी सूट में ही थी। त्रियम की गोद में जाते ही साशा त्रियम का सीना सहलाने लगती है। त्रियम साशा को लेकर स्विमिंग पूल में उतर जाता है। फिर त्रियम उसके गले में फिर उसकी कॉलरबोन पर अपनी गहरी गर्म सांसें छोड़ता है। तो साशा अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिससे उसके ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर साशा भी धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके चेहरे पर किस करने लगी। त्रियम उस लड़की को किस करते हुए बोला, नॉट बैड योर टेस्ट। फिर दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमते हुए एक दूसरे में खो गए। तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ अदिति अपने घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर अपने बेड पर बैठते हुए अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगती है। फिर अचानक से अदिति को त्रियम का ख्याल आता है तो वो उसका नाम सर्च कर त्रियम की आईडी ढूंढने लगती है। लगभग 1 घंटे तक सिर खपाने के बाद भी अदिति को त्रियम की आईडी नहीं मिलती तो बेचारी अपना मन मसोस कर वहीं बेड पर सिकुड़ कर लेट जाती है। दूसरी तरफ अदिति अपने घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर अपने बेड पर बैठते हुए अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगती है। फिर अचानक से अदिति को त्रियम का ख्याल आता है तो वो उसका नाम सर्च कर त्रियम की आईडी ढूंढने लगती है। लगभग 1 घंटे तक सिर खपाने के बाद भी अदिति को त्रियम की आईडी नहीं मिलती तो बेचारी अपना मन मसोस कर वहीं बेड पर सिकुड़ कर लेट जाती है। तभी अदिति के दिमाग में मॉल के मैनेजर की बात घूमने लगती है तो वो फिर से अपना फोन उठाकर गैंगस्टर डेविल नाम सर्च करती है तो उस पर त्रियम की आईडी शो होने लगती है। त्रियम की आईडी पर बिना प्राइवेसी देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो त्रियम की हर एक फोटो को जूम कर करके देखने लगती है। त्रियम की एक फोटो देखकर उसकी नजरें तो उसी पर जम सी जाती हैं। उस फोटो में त्रियम शर्टलेस था, उंगली से नीचे की ओर इशारा। अदिति का रिएक्शन त्रियम की शर्टलेस बॉडी देखने के बाद, फ्लश्ड डिजी। ऐसी फोटो देखकर अदिति को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लगी तो उसने अपना पसीना पोंछा और अपना फोन साइड में रखकर एक ग्लास ठंडा पानी पीकर सोने की कोशिश करती है, मगर सो नहीं पाती। रह रहकर उसे त्रियम की जानलेवा फोटोज याद आ रही थी, जिससे उसके खुद को इमेजिन करते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी ही खूबसूरत सी स्माइल आ गई। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सोते हुए भी उसके चेहरे पर स्माइल थी, शायद वह त्रियम का ही सपना देख रही थी। मगर शायद अदिति कल के आने वाले खतरे से अनजान थी। बेचारी त्रियम के चक्कर में अपनी कॉलेज लाइफ ही भूल गई। अब कल उसके ऊपर कौन सा बम फूटेगा वो तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगली सुबह नींद में ही त्रियम का हॉन्ट किसी मुलायम चीज पर पड़ा। जब उसने उसको छुआ तो उसको सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगा। फिर उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका हॉन्ट साशा के सीने पर था और साशा बिना कपड़ों के ही उसके बगल में लेटी हुई थी। ये देखकर त्रियम ने तुरंत उससे नजरें फेर ली और अपना हॉन्ट हटाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह ढककर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद जब त्रियम बाहर आया तो उसने देखा कि साशा अभी तक सो रही थी और उसका ब्लैंकेट पूरा खून से सना हुआ था। त्रियम डेविल स्माइल करते हुए खुद को रेडी कर बाहर निकल गया। हॉल में पहुंचते त्रियम के सामने नाग उसका खास आदमी आकर खड़ा हो गया।
त्रियम ने नाग को कुछ इशारा किया तो नाग उसके इशारे को समझकर गर्दन हिलाते हुए वहां से तुरंत उसके बेडरूम में चला गया। बेडरूम में जब नाग अपने आदमियों के साथ पहुंचा तो उसने अपने आदमियों को डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का इशारा कर दिया। इशारा पाते ही बॉडीगार्ड उस बॉडी को उठाकर उसको ठिकाने लगाने चले गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से डेड बॉडी वहां कैसे पहुंच गई। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक। पूल से निकलने के बाद त्रियम साशा को उठाकर अपने बेड पर ले गया। त्रियम बिस्तर पर बहुत ही निर्दयी था, जिससे साशा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं बेहोश हो गई। त्रियम ने जब साशा को बेहोश देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। इनफैक्ट ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। त्रियम की हैवानियत इस कदर थी, जब भी वह किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता तो कोई भी लड़की उसके बिग साइज को अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो असहनीय दर्द से बेहोश हो जाती और इसी वजह से त्रियम सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। सेटिस्फाइड न हो पाने की वजह से त्रियम को काफी गुस्सा आता, फिर उसी गुस्से में वह उस लड़की को गोली मार देता था। साशा भी त्रियम को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए और त्रियम की हैवानियत का शिकार हो गई। इधर त्रियम के बॉडीगार्ड्स साशा के मरे हुए शरीर को लेकर त्रियम के फार्म हाउस लेकर चले गए, जो कि घने जंगल के बीचों बीच था। फार्म हाउस पर वो अपने पालतू जानवर रखता था। उसके पालतू जानवरों में ब्लैक पैंथर और भूखे मगरमच्छ और जंगली कुत्ते थे। गार्ड्स ने साशा के मरे हुए शरीर को ले जाकर जानवरों के पिंजरे में काटकर उसे त्रियम के पालतू जानवरों को डाल दिया। मांस देखकर जंगली कुत्ते और मगरमच्छ उस टूट पड़े। कुछ ही देर में साशा के चिथड़े चिथड़े हो गए। डार्क फार्म हाउस त्रियम की सबसे पसंदीदा जगह थी। यहाँ पर वो अपने पालतू जानवरों के साथ खेलता और मूड खराब होने पर उसे ही गोलियों से भून देता। त्रियम के सभी दुश्मन भी उसकी इस हैवानियत से पूरी तरह परिचित थे। कोई भी अब गलती से भी त्रियम के इस रूप को उजागर नहीं करना चाहता था। अगर त्रियम के सामने कोई अपनी आवाज उठाने की कोशिश भी करता तो उसे इसी जगह पर लाकर उसे सजा देकर इन जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता। त्रियम के इस डार्क हाउस के बारे में सिर्फ वो और उसके आदमी ही जानते थे। शेखावत मेंशन। कुछ ही देर में त्रियम अपने घर पहुंच गया। अंदर पहुंचे पर सामने का नजारा देख उसको कोई हैरानी हुई और वह मुस्कुराते हुए हॉल की ही तरफ बढ़। दादा अपने हाथों से अपनी पत्नी प्रिया को बड़े ही प्यार से उसके सिर की मालिश कर रहे थे। दादा सोफे पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी कारपेट पर। त्रियम भी उनके पास ही बैठ गया तो मिसेज शेखावत भी त्रियम को अपने पास बैठाकर उसके सिर की मालिश करने लगी। इस वक्त त्रियम इतना मासूम लग रहा था कि मानो दुनिया में उससे ज्यादा कोई शरीफ होगा ही नहीं। वो डेविल सिर्फ दुनिया वालों के लिए ही था, मगर घर वालों के सामने वह सिर्फ मासूम सा बच्चा बन जाता था जिसे दुनिया जहां की कोई खबर ही नहीं रहती थी। प्रिया के सामने त्रियम बिल्कुल सीधा साधा इंसान था, बहुत भोला था। क्या होगा उस दिन जब मिसेज शेखावत को त्रियम के असली चेहरे के बारे में पता चलेगा? कैसा रिएक्ट करेगी वो त्रियम की हैवानियत जानकर? ये तो बाद में ही पता चलेगा। मालिश करते हुए दादा त्रियम से बड़े ही रौब से बोले, त्रियम तुमने आज शाम की पार्टी का इनविटेशन मिनिस्टर के यहाँ पहुंचा दिया। उद्धरण चिन्ह। त्रियम दादा के सवाल का जवाब देते हुए, अभी नहीं डैड, बस अभी भिजवाने ही वाला था। दादा त्रियम को आदेश देते हुए, मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर के घर तुम खुद इनविटेशन लेकर जाओ और उन्हें सहपरिवार यहाँ आमंत्रित करो। वो आज की पार्टी के हमारे खास मेहमान होंगे। त्रियम जी डैड कहकर अपने कमरे में फ्रेश होकर मिनिस्टर के घर रवाना हो गया। त्रियम के जाने के बाद प्रिया दादा से बोली, राघव। प्रिया प्यार से रघुवंद्र उर्फ दादा को राघव बोलती थी। आपको क्या लगता है त्रियम मिनिस्टर की बेटी से शादी के लिए हाँ कहेगा? आखिर आप मिनिस्टर की बेटी से ही क्यों चाहते हैं कि त्रियम की शादी उससे हो? दुनिया में कितनी ही लड़कियां हैं जो मेरे बेटे की एक झलक पाने के लिए बेकरार रहती हैं। मैंने तो सोचा था कि त्रियम की शादी मैं अपनी दोस्त की बेटी से करवाऊंगी। दादा प्रिया की बात का जवाब देते हुए बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि त्रियम की शादी मिनिस्टर की बेटी से ही हो। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे बिजनेस के लिए सबसे फायदे की बात होगी और फिर उसकी बेटी में बुराई ही क्या है, बस थोड़ी फ्लिटी है पर मासूम बच्ची है, तुमने तो उसे अपनी गोद में भी खिलाया है। प्रिया दादा की बात से सहमति जताते हुए, हाँ ये तो है, उस बच्ची के आ जाने से हमारे घर की रौनक भी बढ़ जाएगी।
फिर हंसते हुए सुधार देगी हमारे त्रियम को। वैसे अगर त्रियम नहीं माना तो? दादा गंभीर होते हुए। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। फिर हंसते हुए, आपको उसकी अदिति आदत तो पता ही है, हैंडसम लड़का देखा नहीं कि फ्लर्ट करना चालू, और हमारा त्रियम भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। पर हाँ, मैं उससे थोड़ा ज्यादा हैंडसम हूँ। दादा की बात पर प्रिया भी हंसने लगी और पार्टी की तैयारियों को देखने का कह अपने कमरे में चली गई। फिर दादा भी कुछ सोचते हुए अपने रूम में आ गए। कुछ ही देर में त्रियम की भाटिया मैंशन के बाहर आकर रुकी। तुरंत ही सारे बॉडीगार्ड्स बंदूक लेके बाहर आकर त्रियम के साथ अंदर चलने के लिए तैयार हो गए। एक गार्ड ने बाहर आकर त्रियम के लिए कार का गेट खोला। त्रियम बड़ी ही अदा से बाहर निकला और सारे गार्ड्स को यहीं रुकने का इशारा करके खुद अपनी आंखों पर शेड्स चाहते हुए भाटिया मेंशन के अंदर चला गया। भाटिया मेंशन। इधर गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनते ही मिनिस्टर रणविजय भाटिया ने अपना नजर का चश्मा उतारते हुए अखबार को एक साइड रखकर बाहर की ओर देखने लगे। कुछ ही देर में उन्हें त्रियम सिंह शेखावत मिठाई के डिब्बों के साथ अंदर आता हुआ दिखाई दिया। त्रियम ने मिठाई के डिब्बों को गार्ड से कॉफी टेबल पर रखवाते हुए मिनिस्टर को प्रणाम कर उसके पैर छूने झुक गया। मगर मिनिस्टर साहब तुरंत ही पीछे हट गए और त्रियम को टोंट मारते हुए बोले, तुम्हारे जैसे हैवान से मैं अपने पैर छुआकर उन्हें गंदा नहीं करवाना चाहता, इसलिए जैसे आए हो वैसे ही उल्टे पैर यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। त्रियम डेविल स्माइल करते हुए बोला, आपसे बुरा कोई होगा भी नहीं मिनिस्टर, जिसने अपने ही दोस्त के साथ धोखा किया हो। मिनिस्टर गुस्से से तमतमाते हुए बोले, खबरदार, जो तुमने अपने सो कॉल्ड बाप को मेरा दोस्त कहा तो मेरा दोस्त तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने इस माफिया जैसे दलदल में कदम रखा था। अगर तुम यहाँ अपने बाप की सिफारिश लेकर आए तो यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर भाटिया गेट की तरफ हॉन्ट से इशारा करते हुए बोले। त्रियम गुस्से से दांत पीसते हुए, वो आप दोनों का निजी मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, और हाँ, भूलिए मत, मेरे इसी सो कॉल्ड बाप की वजह से आप अभी तक जिंदा हैं, नहीं तो आप भी इसी वक्त अपनी पत्नी और बेटी के बगल में तस्वीर पर माला चढ़े हुए लटके होते। फिर त्रियम अपने आप को शांत करके हुए गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोला, मैं यहाँ आपसे किसी भी तरह की कोई बनहस करने नहीं आया हूँ। आज शाम को डैड ने घर पर पार्टी रखी हुई है और देश के हर बड़े नेता लोग इसमें शामिल होंगे। अगर आप अपनी गद्दी से हौंठ नहीं धोना चाहते तो आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप पार्टी में आ जाएगा। इतना कहकर त्रियम अपने बालों को हौंठ से पीछे की ओर धकेलते हुए अपनी आंखों पर शैद चाकर बड़े ही एटीट्यूड से अपनी पैंट की जेब में हौंठ डालते हुए मेंशन से बाहर निकल गया। त्रियम के बाहर निकलते ही मिनिस्टर भाटिया धम से सोफे पर बैठ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वह अपनी बीती जिंदगी को याद करने लगे। फ्लैशबैक। दरअसल दादा और मिनिस्टर भाटिया किसी जमाने में एक दूसरे के गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों की पत्नियां प्रिया और रागिनी भी एक दूसरे को अपनी सगी बहनों से भी बका मानती थी। एक दिन दादा ने अपना पहला बच्चा किसी से दुश्मनी के चलते खो दिया। मन ही मन दादा ने अपने दुश्मन को सबक सिखाने की ठान ली। दादा भाटिया के लाख मना करने पर भी नहीं माने और उन्होंने माफिया जैसी दुनिया में अपना कदम रखा। फिर एक दिन दादा के ही किसी दुश्मन ने उनसे अपना बदला लेने के लिए उनके ही दोस्त मिनिस्टर भाटिया को गोली से मारने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, मगर गोली मिनिस्टर को ना लगकर उनकी पत्नी रागिनी को लगी और तुरंत ही उन्होंने वहीं अपना दम तोड़ दिया। 3 साल की अदिति ने जब अपनी मां को यूं जमीन पर गिरते देखा तो वह भी उनसे चिपककर उन्हें अपने नन्हे नन्हे हाथों से उठाने लगी, और तभी मिनिस्टर भाटिया ने देखा कि उनकी बड़ी बेटी राशि, जो कि 20 साल की थी, वह भी अपनी मां की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर उसने भी अपना दम तोड़ दिया। मिनिस्टर भाटिया एक जगह जम ही गए थे, मानो जैसे सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। तभी वो अपनी बेटी अदिति के रोने की आवाज सुनकर जैसे होश में आए तो देखा कि उनकी पत्नी और बेटी राशि को लोग एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे थे, तो वह भी अदिति को गोद में उठाकर एम्बुलेंस के पीछे चल पड़े। हॉस्पिटल पहुंचने पर जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी और पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो मिस्टर भाटिया टूट से गए, मगर उन्होंने अपने आप को मजबूत कर उन दोनों के शवों को मुखाग्नि देने बाद अदिति को अपनी गोद में उठाकर चले गए।
वहीं जब दादा को अपने भाई जैसे दोस्त की बीवी और बेटी के मरने की खबर सुनी तो वे उल्टे पांव ही अपने दोस्त के घर उन्हें सांत्वना देने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में बिल्कुल दिल को चीर देने वाला सन्नाटा था। फिर उन्हें मासूम सी अदिति के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह भारी कदमों से वहीं चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मिनिस्टर भाटिया अपनी मासूम सी गुड़िया को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे और उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मानो जैसे जिंदा ही ना हो। बिल्कुल मुरझा सा गया था चेहरा उनका। दादा ने जैसे ही उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देना चाहा तो भटिया ने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें अपने परिवार से दूर रहने की हिदायत दे डाली। भाटिया ने दादा को दोष देते हुए सारा इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया। उन्हें लगा कि ये उनके ही दुश्मनों ने किया है और फिर इसी बात को सच मानकर भाटिया ने अपने सारे रिश्ते नाते दादा से तोड़ लिए और उनसे बेतहाशा नफरत करने लगे। फ्लैशबैक समाप्त। मिनिस्टर भाटिया तुरंत ही अपने आंसू पोंछकर अपने रूम की ओर बढ़ गए क्योंकि वे अपने दुख को अपनी बेटी अदिति के सामने नहीं दिखाना चाहते थे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा एपिसोड जरूर बताइएगा।